गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आर्ग्यूमेंट का टॉपिक। अभी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर लॉजिकल रीजनिंग जो है वो हमने पहले कभी नहीं किया, तो इसके आप हमें क्वेश्चन भी दे दीजिएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 6 से 7 क्लास में मैं पूरी को एलआर को फिनिश कर दूंगा, ठीक है ना, कंप्लीट कर लेंगे। और उस कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन है ना लॉजिकल रीजनिंग के, वो आप ये मानो कि कंबाइन क्वेश्चन है। जो जो लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर मैं आपको अभी सेंड करता हूं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, सर ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ। इसलिए 6-7 क्लास का आप वेट कीजिएगा। जैसे ही ये सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको जो इनके क्वेश्चंस हैं वो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? आर्ग्यूमेंट को हम हिंदी में तर्क बोल सकते हैं या फिर बहस करना, किसी से वार्तालाप करना, आप कुछ भी बोल लो। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रीमिसेस और कंक्लूजन से मिलकर बनता है। किससे बनता है? प्रीमिसेस और कंक्लूजन से। अब आप बोलोगे सर कि ये प्रीमिसेस क्या होती है? ठीक है, पहले तो इसको देखो। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस को हम रीजन भी बोल सकते हैं। क्या क्या कारण है, या इसको स्टेटमेंट, ये वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा। क्या सुना होगा? स्टेटमेंट। या इसको हम बोल सकते हैं प्रपोजिशन। क्या बोल सकते हैं? प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं। या इसको बेस भी बोला जा सकता है, या फिर इक्वेशन भी बोला जा सकता है। तो ये जो सारे शब्द हैं, इसमें से कुछ शब्द हैं जो आपने सुने हुए हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। प्रीमिसेस मीन्स आप स्टेटमेंट समझना चाहो तो स्टेटमेंट समझ सकते हो, लेकिन जो एलआर है वहां पर प्रीमिसेस वर्ड यूज किया जाता है। किसकी बजाय? सर स्टेटमेंट की जगह प्रीमिसेस वर्ड यूज किया जाता है। तो ये आपको क्या करना है? ये आपको याद करना है। कर लोगे ना ऐसे? अब देखिए नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, इसके अंदर क्या इंक्लूड करते हैं क्या नहीं करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। जिसको नहीं आता वो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इट इज मेड अप प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन, यानी कि सर प्रीमिसेस और कंक्लूजन से मिलकर ये बनता है। कंक्लूजन आपको पता है भी, मान ले कि दो लोग हैं ए और बी। ए ने कुछ बात कही, फिर बी ने कुछ बात कही, तो कुछ तो उनका निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है ना। कोई तो बात ऐसी होगी, कोई तो कंक्लूजन पे पहुंचोगे। रिजल्ट मान लो आप बोल सकते हो, क्लेम बोल सकते हो, कुछ भी। तो प्रीमिसेस क्या होता है ये देखते हैं। प्रीमिसेस कैन आल्सो रेफर टू द रीजन या स्पोर्टिक एविडेंस हो सकते हैं। क्लेम किसको सपोर्ट करते हैं? आप कोई बात कहते हो किसके लिए सर? कि जो आप प्रूफ करना चाहते हो उसी के रिगार्डिंग बात करते हो ना। भी कल मैं नहीं आ पाया, मान लेंगे आप बोलते हो सर कल क्लास में मैं नहीं अटेंड कर पाया, क्यों नहीं कर पाया? उसकी रीजन दोगे। वो रीजन ही क्या है? वो रीजन ही प्रीमिसेस है। और क्लास अटेंड ना कर पाना क्या है सर? वो कंक्लूजन है। तो जो आप रीजन दे रहे हो वो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए दे रहे हो कि उसको जस्टिफाई किया जा सके, सर मैं इसलिए नहीं आ सका। तो इसलिए प्रीमिसेस को रीजन, सपोर्टिंग एविडेंस, क्लेम वगैरह कहते हैं, ठीक है। इट इज एन अजम्पशन दैट इज समथिंग ट्रू। ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। समथिंग भाई कोई चीज सच है, जो आप बात बोलोगे, जो स्टेटमेंट आप बोलोगे ना, जो आपने एक लाइन बोली है, जो एक स्टेटमेंट बोली, उसी को हम प्रीमिसेस बोलते हैं। प्रीमिसेस जो डायरेक्टली वो क्या है? कंक्लूजन को सपोर्ट करते हुए होनी चाहिए। जैसे आपने बोला सर मैं कल क्लास नहीं आया, मैंने बोला क्यों नहीं आया, रीजन दो इसका। तो फिर आप अपनी बात रखते हो, बात रखना ही प्रीमिसेस है। तो जो भी आप अपनी बात रखोगे क्या है सर? कंक्लूजन को सपोर्ट करते हुए होनी चाहिए। प्रीमिसेस ट्रू और फॉल्स हो सकती हैं। पेपर में क्वेश्चन यहां से आया हुआ है पिछले पेपरों में कि सर प्रीमिसेस वैलिड इनवैलिड होती है, ट्रू फॉल्स। तो आप बोलोगे सर ट्रू और फॉल्स होती है। वैलिड इनवैलिड तो आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड या फिर इनवैलिड बोल सकते हैं। अब ये वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो प्रीमिसेस होती है वो क्या होती है सर? वो ट्रू या फॉल्स होती है। ये आपको याद करना है, हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है भाई? आर्ग्यूमेंट के अंदर है ना, दो प्रीमिसेस होती है और एक कंक्लूजन। यानी कि प्रीमिसेस 1 बोल दूं, प्रीमिसेस 2 बोल दूं, और एक हम बोल देंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष। इन सबको मिलकर एक आर्गुमेंट बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। प्रीमिसेस 2 से ज्यादा भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो अपना टॉपिक है एलआर, जो अपने क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन के बेस पे आते हैं, आपको ध्यान रखना। तो आर्ग्यूमेंट क्या है? एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है। सीरीज ऑफ स्टेटमेंट इन दोनों को बोल दो ना। एक तो है सिंपल है तो स्टेटमेंट, दो है तो सर सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है, जिसको हम प्रीमिसेस बोलते हैं। जिससे क्या किया जाता है? आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है ना। किस लिए कर रहे हो? टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ट्रूथ, ठीक है, ऑफ अनदर स्टेटमेंट, यानी कि कंक्लूजन के रिगार्डिंग। कंक्लूजन भी अपने आप में एक स्टेटमेंट है। जैसे आपने बोला सर, मैंने पूछा कि कल क्यों नहीं आई,
ये भी तो एक स्टेटमेंट है। लेकिन आप क्या करते हो, इनके थ्रू इस कंक्लूजन को जस्टिफाई, इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हो। सर ये रीजन था, मैं इसलिए नहीं आ पाया, बस छूट गई थी। आप ऐसा बोल सकते हो, सर हेल्थ इश्यू था या घर में कोई फंक्शन था, कुछ भी आप बोल सकते हो। वो सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रीमिसेस और कंक्लूजन को मिलाकर हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और आर्ग्यूमेंट वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, ये याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आया है कि आर्ग्यूमेंट तो सर वैलिड इनवैलिड होता है और प्रीमिसेस ट्रू और फॉल्स होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसके बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट पता चलता जाएगा क्या होता है। फिर हम बात करते हैं वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है सर, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता है। वैलिड आर्ग्यूमेंट कब होगा, जब मान लिया कि आपने बोला सर मैं कल क्लास में नहीं आया, ठीक है, मैंने बोला क्यों नहीं आया, आपने रीजन दे दिया कोई भी। जैसे आप बोल सकते हो हेल्थ का प्रॉब्लम था सर और ये लो मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पास है, या आप भी चेक कर लो कि अभी भी मेरी तबीयत डाउन है, तो है वैलिड आर्ग्यूमेंट। एक आपने बोल दिया सर क्लास में मैं नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो जैसे बोलते ना हरियाणवी में हमारा बिटोड़ा बीमार था सर, तो ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। समझ रहे हो ना बात, यानी कि जो आप कंक्लूजन को जस्टिफाई ना कर सको, उसको वेरीफाई ना कर सको, तो वो इनवैलिड, वेरीफाई कर सको तो वैलिड। एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ और एंड इफ ओनली टेक ए फॉर्म दैट मेक इम्पॉसिबल। कब इम्पॉसिबल होता है, जब प्रीमिसेस तो ट्रू हो, प्रीमिसेस क्या हो, ट्रू हो, और कंक्लूजन फॉल्स हो जाए। ये तो बात गलत है ना, कि आप सच बोल रहे हो टीचर माने ही ना, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा असंभव है, असंभव। यानी कि सर कहने का मतलब इसका ये हो गया कि अगर प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, प्रीमिसेस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा। हाँ जी, बिल्कुल यही कहने का मतलब है। लेकिन पेपर में डायरेक्ट नहीं पूछता, पेपर में यही स्टेटमेंट पूछता है जो मैंने यहां पर दे रखी है। क्या बोलेगा कि सर अगर प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो, ये बात नहीं हो सकती, ये बात इम्पॉसिबल है। तो वही तो एक बात होगी ना, कहने का मतलब प्रीमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू हो, इसको ट्रू बोल दूंगा ना, तब तो हो गया सर सही, ये तो हो गया डायरेक्ट सेंस। एक मैं बोल दूं भाई गलत नहीं हो सकता, तो उसका मतलब भी तो ट्रू होना है, ठीक है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट मिलती है। इसने क्या बोला, प्रीमिसेस ट्रू, तो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, यहां तो फॉल्स डाल दिया और यहां इम्पॉसिबल डाल दिया। तो फॉल्स और इम्पॉसिबल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा, ठीक है नहीं है। तो ये एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। अब डिडक्टिव क्या होता है ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा जब टाइप, तब आपको पता चल जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, तो इनवैलिड में आप क्या बोलोगे, सर प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो और पॉसिबल है ये बात, तो फिर तो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखनी है, और ये डिडक्टिव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है। और इससे पहले आपकी क्लास हो चुकी है इंडक्टिव डिडक्टिव की, वहां से आप देख सकते हो क्या होता है क्या नहीं। इसलिए सबसे पहले मैंने इंडक्टिव और डिडक्टिव की रीजनिंग क्या होता है वही आपको बताया था। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत सारा, हाँ तो यही है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं अब टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने टाइप के दे रखे हैं, देखिए, तो ये 9 टाइप के आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। आप यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है, तो मल्टीपल टाइप है, जिसमें से कुछ यहां पर है आपका एनालॉजिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, सर्कुलर, हाइपोथिएटिकल, अबडक्टिव, या फिर हाइपोथिएटिकल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, साइकोलॉजिकल, स्टैटिकल, मैथमेटिकल। नॉर्मली ये यही आर्ग्यूमेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप जो अपनी बात रखते हो ना, या किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो, किसी से बहस करते हो, अब वो किसी टॉपिक पे भी हो सकती है, लाइक आपका पर्सनल टॉपिक हो सकता है, आपका प्रोफेशनल टॉपिक हो सकता है, कोई सोशल इश्यू हो सकता है, ठीक है। कोई दो चीजें हैं उनके अंदर कंपैरिजन कर रहे हो, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, या एक चीज दूसरी चीज से बिल्कुल अलग है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कहने का मतलब जो भी बेस होता है ना, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि दो चीज सिमिलर थी सर, इनके अंदर कंपैरिजन करो, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रहा था, आप बोलो सर एनालॉजिकल है। क्या है ये, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कि एनालॉजिकल के अंदर क्या होता है, दो सिमिलर चीजों पर, आपने याद है जब आप करते थे कि ए बी सी डी है, ये 1 2 3 लिखा जाता है इसको रीजनिंग में, तो डी ई एफ को क्या लिखा जाएगा, आपको पता है सर, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे, तो डी 4 पे, ई 5 पे और एफ 6 पे। ये क्या है, कंपैरिजन तो है, सिमिलरिटी तो है, क्या सर, अल्फाबेट लिखे गए इनके, यानी कि अल्फाबेट के नंबर लिखे गए, ये एनालॉजिकल हो गया। तो इसी टाइप से बेस कोई भी हो सकता है और उसी बेस पर आपकी आर्ग्यूमेंट बन सकता है, ठीक है। तो ये तो वो है जो फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जा सकते हैं, वैसा कोई भी बेस हो सकता है। तो आइए 1 बाय 1 इसको करते हैं। आज का अपना टॉपिक सिर्फ यही रहने वाला है कि इसके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है। पहला, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। क्या होता है एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एनालॉजी क्या होता है कि दो सिमिलर चीजों के अंदर जो आप डिफरेंट फाइंड आउट करते हो, वो यानी कि कंपैरिजन किया जाता है सिमिलरिटी का, दो डिफरेंट चीज में, दो अलग अलग चीजों में। जैसे ये एक आर्ग्यूमेंट है
विच कंक्लूड दैट टू थिंग्स आर सेम या सिमिलर, दो चीजें सेम दिख रही है लेकिन उसके अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना। ये एक इंडक्टिव टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है और इसमें क्या होता है, कंपेयर किया जाता है एक चीज का दूसरी चीज के साथ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी। अब देखो इसको आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी, आर्ग्यूमेंट बाय आप हाइपोथेटिकल, आर्ग्यूमेंट बाय मैथमेटिकल, आर्ग्यूमेंट बाय साइकोलॉजी, आर्ग्यूमेंट बाय रीजनिंग, कुछ भी वर्ड यूज कर लो आप, यानी कि बहस किसी भी टॉपिक पे की जा सकती है। और एनालॉजी का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सादृश्यता। अगर किसी को हिंदी पढ़नी है तो सादृश्यता, कि समान दिखने वाली चीजें उनके अंदर कंपैरिजन ढूंढना करना है। ठीक है ना, तो क्या होता है ये आपका आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी। एक कंक्लूजन इज क्लेम डिपेंड ऑन एनालॉजी। अब अगर कंक्लूजन डिपेंड है एनालॉजी पर तो इसको क्या बोलेंगे, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट। कंपैरिजन किया जाता है सिमिलरिटी दो या दो से ज्यादा ग्रुप के बीच में। एग्जांपल देखो, इससे क्या होगा, इससे आम आदमी क्या कर सकता है सर, इसके बेस पर ह्यूमन कैन मूव अबाउट, यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, चेस गेम खेल सकता है, या फिर पेन को फील कर सकता है। ये वैसे नॉर्मली एग्जांपल दिए गए, लेकिन पेपर में ये नहीं पूछता। यहाँ तक पेपर में सिर्फ आपको ये याद करना है कि एनालॉजिकल क्या होता है सर। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में क्या कंपैरिजन है, क्या सिमिलरिटी है, वो फाइंड आउट करना एनालॉजी होता है। और उसी टॉपिक पे बहस करना एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, सपोज अगर आपने मान लिया कोई किसी कंपनी के शूज खरीदे थे पहले, अब वो आपको अच्छे लगे तो आप उसी कंपनी का दोबारा खरीदोगे, तो आपने क्या किया, सिमिलरिटी तो कर दी ना, पहले जो एक्सपीरियंस किया था उसी के बेस पे दूसरा कर लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एनालॉजिकल जो है ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का टाइप है, याद रखना। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट याद आते ही आपको कंपैरिजन याद होना चाहिए, कंप्लीट का कंप्लीट। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, अगर वो नहीं देखी तभी इसको देखना आपको, वो देखने के बाद ही। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होती है सर, इट इज एनी टाइप ऑफ थिंकिंग जो रिलाई करती है एनालॉजी पर। अब एनालॉजी क्या होता है, सिमिलर चीजों में डिफरेंस फाइंड आउट करना, बस वही एनालॉजी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सारा का सारा। अब बात करते हैं एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट बाय एनालॉजी। ये एक इंडक्शन भी इंडक्टिव को ही बोल देते हैं। किसको बोल देते हैं, इंडक्शन भी हम इंडक्टिव को बोलते हैं, ये और ध्यान रख लेना आपको। इंडक्शन भी किसको बोलते हैं, इंडक्टिव को बोलते हैं। ठीक है, क्या है, एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट आर ए फॉर्म ऑफ इंडक्शन या टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वेयर कंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम, कहां से, कंपैरिजन किया जाता है, ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन टू एंड मोर केसेस। ये जो केसेस देखे ना, यही तो प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस 1 और 2, इनके बेस पर आप कंपैरिजन करके कंक्लूजन निकालते हो। ये क्या होता है, एनालॉजिकल। ठीक है, जैसे मैंने ए बी बताया था वैसे आपको याद हो, अगर मैं लिख देता हूं E = 5, ये मैंने लिख दिया। अब आपको इनके अंदर कंपैरिजन करना है, ये है ना कंपेयर, एनालॉजी का ही सिंबल इसको बोल सकते हैं। मैंने बोल दिया जे, आगे बताओ क्या होगा सर। ई जो है ये अल्फ़ाबेट है, इसको न्यूमेरिक में 5 नंबर दिया जाता है, ABCDE 5 पे आता है। ऐसे ही जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, तो ये इसका आंसर, ये कंपैरिजन कर दिया। इसी को तो एनालॉजी बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं डिटेल में, और इसके ऊपर अलग से भी मैं करवा दूंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन कर करके दिखाया आपको वैसे अलग से ही बता देंगे। फिर आता है एनालॉजी बाय आर्ग्यूमेंट या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ये डिटेल में आप पढ़ चुके हो, फिर भी यहां करते हैं। देखिए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है सर, कंक्लूजन तो पहले लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कंक्लूजन पहले, और उसके बाद हम उसके प्रीमिसेस निकालते हैं। आपको याद है मैंने बोला था कि पहले थ्योरी आती है और फिर उस थ्योरी को आप वेरीफाई करते हो, ये एग्जाम्पल के हेल्प से। याद है क्या, नहीं याद है, वेरीफाई करना, हाँ जी याद है। ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है। और ये चीजें जो कंक्लूजन होता है पहले दे रखा है, ये 100% ट्रू ही मानना है, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। क्या मानना है, 100% ट्रू मानना है। ठीक है, उसके बेस पर आप करते हो। ये आपका क्या है, कंक्लूजन। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। याद है आपको वर्ड, कि जर्नल से स्पेसिफिक पे जाना, किससे, जर्नल टू स्पेसिफिक पे जाना, यही तो था आपका, क्या था, यही डिडक्टिव था। अब जर्नल को यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, यूनिवर्सल बोल दो कि भाई सर यूनिवर्सल होल से पार्ट पे जाना, यही पढ़ के आए थे, नहीं आए थे। या फिर आप बोल सकते हो कि सर नॉन टू अननोन जाना, नॉन टू अननोन जाना, ये भी इसी के अंदर आता सारा का सारा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या कुछ दिया गया है इसके अंदर। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के अंदर आप कुछ लॉजिक लगाते हो कि प्रीमिसेस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। क्यों, क्योंकि सर जो पार्ट होता है ना, एक पार्ट, उसको अगर हम 100% ट्रू मानते हैं, क्या मानते हैं, ट्रू, उससे लिया गया कोई भी निष्कर्ष वो क्या कहलाता है, ट्रू ही होता है आपका। अगर ये सर फॉल्स होगा तो
तो सर ये भी 100% फॉल्स होगा। ठीक है, तो इफ प्रीमिसेस आर ट्रू, प्रीमिसेस ट्रू है तो ये इम्पॉसिबल है। देखो अब इम्पॉसिबल वर्ड आ गया ना, इट मीन्स कंक्लूजन के आगे फॉल्स लिखा मिलेगा। इम्पॉसिबल और फॉल्स को मिलाकर क्या बन जाता है सर? ट्रू बन जाता है। तो प्रीमिसेस ट्रू, कंक्लूजन ट्रू। लेकिन पेपर में मैंने बोला ऐसे पूछता है इम्पॉसिबल। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चन जो कंक्लूजन आता है ना, वो हमेशा ही 100% में दिखाएगा, श्योरिटी में, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। ये बोलेगा 100% सही है, 100% गलत है। तो इसलिए कंक्लूजन आता है डेफिनेटली में, श्योर, सर्टेनली, एब्सोल्युटली, 100% कॉन्फिडेंट होता है। कंक्लूजन क्या है? ट्रू है। कंक्लूजन मस्ट बी या शुड बी सपोर्टेड बाय प्रीमिसेस, कि जो कंक्लूजन होगा वो प्रीमिसेस के जैसा ही होगा। कंक्लूजन ट्रू है, प्रीमिसेस ट्रू मिलेगी। कंक्लूजन फॉल्स है, प्रीमिसेस फॉल्स मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब जैसे इसमें क्या बोल दिया, इसमें प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस को मैंने यहाँ पर पी वर्ड दिया गया, P1, ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर गुड लुकिंग। अब ये बताओ कि ऑल, सर ऑल 100% है या नहीं है? ठीक है सर, पूरा है, फॉल दे दें। रहीम इन इंडियन, रहीम इंडियन है, ये सर इंडिविजुअल हो गया। तो क्या है कंक्लूजन, क्या गया सर? रहीम इज गुड लुकिंग। क्यों? क्योंकि इंडियन है वो सारे के सारे क्या है? गुड लुकिंग है। बस यही है। अगर सारे इंडियन गुड लुकिंग है तो इसका अगर मैं एक पार्ट निकाल लूंगा तो वो भी तो गुड लुकिंग होगा। तो वही इसमें बात की गई है। पार्ट में मैंने रहीम को लिख दिया और यहां पर रहीम, सहीम सब कुछ आप नाम लिख सकते हो। यानी कि ये समझाने के लिए ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो ये आते प्रेम से, इसके क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको आ जाएगा, नो डाउट। क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी विद आंसर। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ते हैं तो क्या कुछ दिया गया है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में, देखिए जो एग्जाम्पल दिया गया ना, एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि प्रीमिसेस अगर ट्रू है तो कंक्लूजन कॉन्फिडेंट है कि कंक्लूजन भी क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, आज इसमें क्या नोट डाउन करना है आपको सीखने के लिए? पहली बार कि इनिशियली वी स्टार्ट विद ऑल पीपल ऑफ इंडिया। हमने क्या किया? ऑल पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया है। देन वी कंक्लूड समथिंग अबाउट द रहीम। देखो ऑल इंडिया मतलब हम सर ऑल के बारे में था, और रहीम क्या है सर? 1% के बारे में। यानी कि टोटल से हम पार्ट पे आ रहे हैं, हाँ या ना? यानी कि जर्नल से हम स्पेसिफिक पे आ रहे हैं या पर्टिकुलर पे आ रहे हैं, वही तो बात है। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑलवेज मूव कहां से? यूनिवर्सल प्रीमिसेस से स्पेसिफिक प्रीमिसेस पे आता है। यानी कि पहले बात बोल दी, पहले क्या बोल दिया? देखो एक तो ये मैं ये बोलता हूं, आपको डिफरेंस मैंने पहले भी करवाया था, अब भी करवा रहा हूं कि देखो अगर मैं बोल दूं, क्या बोल दिया मैंने? लिख दिया रीमा इज ब्यूटीफुल। अगर मैंने ये लिख दिया, पहले क्या कर दिया? एग्जाम्पल दे दिया। फिर मान लिख दिया, मैंने लिख दिया सीमा इज ब्यूटीफुल। मैंने ये लिख दिया प्रीमिस। ये क्या है? प्रीमिसेस 1, ये क्या है? प्रीमिसेस 2। अब मैंने कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला? ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल। अगर ये मैं ये मानता हूं कि रीमा और सीमा गर्ल का नाम है, तो ये क्या है? ये तो था अपना इंडक्टिव, याद है या नहीं याद है? हाँ जी सर याद है, इंडक्टिव था। अगर बात करता हूं डिडक्टिव की, किसकी? डिडक्टिव की। इसको उल्टा हो जाएगा, पहले ही हम सारी बात लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर इसको जस्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे? फिर हम लिखेंगे रीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज ब्यूटीफुल। ये डिडक्टिव होता था। ठीक है, ऐसे ही ऑल पीपल जो दे रखा ना, ये क्या है? ये तो ये वाला एग्जांपल दे रखा ना, इसलिए डिडक्टिव में ऐसा आता है। बस यही चीजें थी बात। तो जो डिफरेंस करवाया है उसी के बेस पे सारा हम कंसेप्ट करते आ रहे हैं। दूसरा आता है इंडक्टिव, ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है? बिल्कुल अपोजिट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या है? प्रीमिसेस ट्रू मानी है तो कंक्लूजन लाइकली, लाइकली का मतलब होता है लेस देन 100%, कि कंक्लूजन 100% से कम होगा। यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि कॉन्फिडेंट नहीं है कि कंक्लूजन क्या है? ट्रू ही हो हमेशा 100%। ये प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, प्रोबेबल होता है कि सर, प्रोबेबल का मतलब होता है 100% के नियर अबाउट आप गैस लगाते हो, तुक्का लगाते हो। पेपर में एक बार पूछा गया था कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट किसके ऊपर बेस होता था? आप बोलोगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है उसी के बेस पर आप काम करते हो। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर हम बोलते हैं।
ठीक है, यानी कि जो हमारे फ्यूचर में होने वाला है वही हमारे पास्ट पे डिपेंड करता है। वैसे यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का मतलब तो एक रूपता का सिद्धांत इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ये तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब आप बना रहे हो, बोलो क्या था। आपको याद हो तो इंडक्टिव में हम थ्योरी को बनाते थे, क्या बनाते थे, याद हो, न्यू थ्योरी को बनाते थे, हाँ या ना, हाँ जी। अगर डिडक्टिव की बात करते हैं तो डिडक्टिव में क्या करते थे सर, थ्योरी को वेरीफाई करते थे। थ्योरी क्या करते थे, वेरीफाई, ये भी पता होगा आपको। तो अगर प्रिंसिपल बना रहे हो सिद्धांत तो इंडक्टिव, अगर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को वेरीफाई कर रहे हो तो डिडक्टिव। बस यहीं से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये किसके ऊपर बेस होता है सर, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, क्योंकि 100% फैक्ट तो है ही नहीं। तो इसके अंदर क्या प्रीमिसेस ट्रू हो तो ये प्रोबेबल है, ये पॉसिबल है कि कंक्लूजन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, ये वर्ड आपको यहाँ याद रख रहे हैं। तो इसलिए सर इसके कंक्लूजन तो फिर सर प्रोबेबल में, रीजनेबली में, पॉसिबली, लाइकली, मोस्ट लाइकली इसमें आएंगे। लास्ट आप क्या बोल सकते हो कि नोट 100% कॉन्फिडेंस की 100% नहीं होगा, 100% से कुछ ना कुछ कम होगा। तो कंक्लूजन जो क्लेम किए जाते हैं वो आपके क्लेम या बोल सकते हो कंक्लूजनली फ्रॉम द प्रीमिसेस से को ही फॉलो करते हैं, यानी कि क्लेम करना। आप क्लेम करते हो 100% नहीं है, बस यही आपका इंडक्टिव होता है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल दिखाए थे आपको मैंने अभी करवाए थे उसी के बेस पे आप कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि माई वाइफ इज गुजराती, ये प्रीमिसेस दे रखा है, और फिर बोल दिया सी इज ब्लॉन्ड हेयर। ब्लॉन्ड हेयर का मतलब होता है सुनहरे बाल, क्या होता है, सुनहरे बाल। तो यानी कि आपने क्या लिया सर, ये सिंगल हो गया, वन हो गया, वन के बारे में बता रहे हो आप, स्पेसिफिक के बारे में बता रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर के बारे में बता रहे हो। अब ये दो क्या दे दिए, पहले एग्जाम्पल दे दिए, क्या दे दिए, एग्जाम्पल, और फिर कंक्लूजन दे दिया एवरीवन फ्रॉम गुजरात इज ब्लॉन्ड हेयर। अब ये पूरे पार्ट के बारे में बता दिया सर, होल के बारे में बता दिया। अब एक चीज से पूरे पार्ट के बारे में बताया जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। जहां पर ऐसा वर्ड हो जाए कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, वहां पर प्रोबेबल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोबेबल, यानी कि वहां पर इंडक्टिव होता है सर, क्या होता है, इंडक्टिव होता है। ये आपको याद करना है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या है सर, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन होता है जिसका अनुमान। आपको नोट डाउन क्या करना है सर, स्टार्ट करना है आपको माई वाइफ या बोल सकते हो आपकी प्रीमिसेस से, सिंगल वंस पर्सन से, और एंड करना है ऑल पे यानी कि एवरीवन पे। इसलिए स्पेसिफिक टू यूनिवर्सल जाती है, हाँ या ना। अब बात करते हैं सर इसके आगे टाइप के, कि जो आपका टाइप दे रखा है क्या, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट तो सर होता है वैलिड और साउंडनेस, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है स्ट्रेंथ और कोजेंसी। ये डिटेल में आपका अलग से टॉपिक है तो वहां पर करवाऊंगा, तो वहां पर हो जाएंगे आपके, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मेन तो यही था आपका, कौन कौन सा, एनालॉजिकल और आपका इंडक्टिव, डिडक्टिव, बस यही है। ये कंपैरिजन करके वही दे रखा जो अब तक पढ़ के आए हैं सारा का सारा, तो आप वहां से कर सकते हो ये। फोर्थ वन आता है फिर अपना सर्कुलर, सर्कुलर रीजनिंग। इसको अलग अलग नाम है इसके, जिसको पैराडॉक्सिकल रीजनिंग थिंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल थिंकिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, सर्कुलर कोज बोलते हैं, कोज एंड कॉन्सिक्वेंस यानी कि कारण और परिणाम बोलते हैं, या रीजनिंग इन ए सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, जो इन विच इसके अंदर पर्सनल, एक पर्सन जो आर्ग्यूमेंट देता है वो अपने रिपीट करता है। कहने का मतलब आप जिस बात पे पहले हो ना, घूम फिर के फिर उसी बात पे आ जाते हो, ठीक है। यानी कि आपके पास और कोई तर्क नहीं है, दोबारा से क्या करोगे, घूम फिर के वहीं पर आ जाते हो। यानी कि जहां से शुरू हुआ, जहां से शुरू किया वहीं पर एंड हो गया, या आप ऐसे बोल सकते हो जहां पर एंड हुआ वहीं से शुरू कर दिया, और फिर वहीं से शुरू किया वहीं पर एंड हो गया। यानी कि एक बात ऐसे सर्कल में घूमती रहती है, ठीक है। जैसे x इज ट्रू, x को ट्रू माना क्यों, क्योंकि y के कारण, और y को ट्रू माना क्योंकि x के कारण। ये क्या है, सर्कुलर तो बन गया एक सर्कल की तरह। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको पेटिटियो प्रिंसिपी वर्ड भी यूज किया जा सकता है। जैसे ये अदर नेम थे ना पैराडॉक्सिकल, सर्कुलर, वैसे ही पेटिटियो प्रिंसिपी वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग, जो आपने स्टार्टिंग में सोचा वही अब सोच रहे हो। ये आपका सर्कुलर रीजनिंग होता है। फिर अगर मैं बात करता हूं आपका एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, सर्कुलर के बाद हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल के अंदर। हाइपोथेटिकल के अंदर क्या होता है भाई, हाइपोथेसिस मानना, परिकल्पना करना। इसकी क्या होती है, परिकल्पना करना।
अज्यूम करना, कोई चीज मान के चलना। तो हाइपोथेटिकल के अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर देखो प्रीमिसेस दो ही होती है नॉर्मल, प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2 और फिर कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रीमिसेस होती है हाइपोथेटिकल जो आप मानते हो, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और कंडीशनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इफ और देन, यदि ऐसा हो तो ऐसा। ठीक है, एक स्टेटमेंट प्रीमिसेस तो वो होती है, और दूसरी एक अलग प्रीमिसेस होती है, तो उसके अंदर फिर कंक्लूजन निकाला जाता है। तो जैसे देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 दे रखा है अगर हम वैलिड फॉर्म लें, और नंबर 2 है अगर हम इनवैलिड फॉर्म लें। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन, एक वैलिड फॉर्म लेते हैं, यानी कि जिसका एग्जांपल लेते हैं क्या, इफ एस देन पी। तो यहां पर इफ और देन आ गया ना, इफ और देन आ गया, इसका मतलब ये कौन सी प्रीमिसेस है, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट है, सॉरी क्या है ये, हाइपोथेटिकल, यानी कि इफ और देन ये पहचान हो गई किसकी, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट। ठीक है, इफ एस, अगर एस है तो देन पी, अगर एस है तो पी है, और एस जो है ये ट्रू है, तो ऑब्वियसली बात है पी भी क्या होगा सर, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि जहां से पी लिया गया है वो ट्रू है, तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो सर ये तो फिर डिडक्टिव की तरह हो गया ना, हाँ जी ये डिडक्टिव की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया ये, डिडक्टिव की तरह। इसलिए एक अलग एग्जांपल और लिया गया है क्या, इफ मैडी इज कैट, अगर मैडी कैट है देन सी इज एनिमल। अब मैडी जो है कैट का नाम है, और वो कैट आपको पता है कि एनिमल होता है, और मैडी इज क्या है, मैडी इज कैट, मैडी कैट है, तो इसलिए कंक्लूजन क्या होगा सर, मैडी एनिमल है। तो ये क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट दे रखा है। क्यों, क्योंकि जो प्रीमिसेस में बोला गया है वही कंक्लूजन में बोला गया है। प्रीमिसेस में क्या बोला सर, मैडी कैट है और ये एक एनिमल है, तो इसलिए मैडी एनिमल भी है। बस यहां तक इतना याद करना है इसका। तो ये तो था आपका, इसका आप बोल सकते हो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट, क्या दे रखी थी, पॉजिटिव की है, यहाँ पर प्रेजेंस है कि ये है तो वो है। अब बात करते हैं एक नेगेटिव की। नेगेटिव में हम बोलेंगे सर ये मैडी कैट नहीं है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें भी क्या बोलेंगे, मैडी कैट नहीं है। सेकंड देखो क्या दे रखी, सेकंड प्रीमिसेस, सेकंड वैरायटी हाइपोथेटिकल, ये सर नेगेटिव है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। क्या, इफ एस देन पी, पी इज नॉट ट्रू, क्या दे रखा है, पी इज नॉट ट्रू। अब एस और पी बोल रखा है कि एस है तो पी है, और पी के बारे में बता दिया सर पी है ना, ये नॉट ट्रू है, क्या है, नॉट ट्रू, सही नहीं है। तो ये सही नहीं है, तो ये कहीं से तो निकला होगा ना इसका एक पार्ट, तो ये भी क्या होगा, सही नहीं है, यानी कि नॉट ट्रू ये भी हो जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंस में दे दिया। ठीक है, तो इसी तरह इसका कैट का एग्जांपल दे रखा आपको, क्या दे रखा है, मैडी इज कैट, सी इज एनिमल, मैडी इज नॉट एनिमल, मैडी इज नॉट कैट। अगर एनिमल नहीं है तो कैट भी नहीं है। बस इस टाइप से आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहे, कोई जरूरी नहीं है, आपका जो पेपर में आता है वो एक स्टेटमेंट देके ये पूछेगा कि ये हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, या फिर एनालॉजिकल है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना, और इससे ज्यादा कुछ भी इसके अंदर याद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा आगे नेक्स्ट। ये भी आर्गुमेंट वैलिड है, क्योंकि इट इज ऑफन कॉल्ड, लेटिन नेम था एक मॉडुलस टोलन, जिसको एमटी से भी दिखाया जा सकता है। यानी कि क्या करता है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट को बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, मॉडुलस टोलन का मतलब होता है मोड ले रहा है, यानी कि मोड आ रहा है, यानी कि नेगेटिव हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या नोटिस किया आपने इस एग्जांपल में ऊपर वाले में, इफ ऑल कैट आर एनिमल देन वुड बी इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होगा कि सम कैट आर नॉट एनिमल। तो ये देखो इम्पॉसिबल हो गया ना, यानी कि प्रीमिसेस ट्रू है और कंक्लूजन बोल दिया फॉल्स है, लेकिन इम्पॉसिबल हो गया तो ये ट्रू हो गया, यानी कि सर ये डिडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में बता दिया। ठीक है, तो यही कुछ है। तो इसके एग्जाम्पल ना भी करो तो चल जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यही था आपका इंपॉर्टेंट। बाकी देखो और तो सारे सीक्वेंस छोटे से दे रखे हैं। तो मेन कौन कौन सा था आपका, एनालॉजिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, और बस यही तीन ही जो है इसके आर्ग्यूमेंट के टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एनालॉजिकल, इंडक्टिव और डिडक्टिव। फिर भी आता एक आता है अब्डिकेटिव या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम एक लॉजिकल अजम्पशन लेते हैं, या आप बोल सकते हो कि इन्फ्रेंस लगाते हैं, कंक्लूजन, हाइपोथेटिकल या बेस्ट गैस, तुक्का लगाते हैं सर हम इसके अंदर। किसके बेस पर, ऑब्जर्वेशन एक के बेस पर या बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पर। अब जो कंक्लूजन होगा सर, जब प्रीमिसेस में तुक्का लगाया गया, कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। ये आपका क्या होता है, अब्डिकेटिव।
साइकोलॉजिकल क्या होता है सर? जैसे आपको पता है ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करती साइकोलॉजी, तो वही बात सेम इसमें आ जाएगी, ठीक है ना। एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन, ये ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में बताता है। इसके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ प्रपोजिशन होती है, यानी कि एक से ज्यादा प्रपोजिशन होती है, वो लॉजिकल रीजनिंग देती है कि कंक्लूजन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आपको क्या याद रखना सर? साइकोलॉजी है तो ह्यूमन के बारे में लिखा मिलेगा। स्टेटिकल है, इट मीन सैंपलिंग के बारे में लिखा मिलेगा। स्टेटिक्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनको पता है कि स्टेटिक्स के अंदर हम सैंपल वगैरह लेते हैं। रैंडम का मतलब होता है भाई, जैसे मान लिया कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 पर्चियां रखी हुई, आप कोई भी हाथ लगाओ और एक पर्ची को उठा लो, वो रैंडमली उठा ली। ऐसा नहीं कि आपने कोई पहले से पहचान कर रखी थी वही पर्ची उठानी है। मैथमेटिकल, जहां पर मैथमेटिकल की प्रॉब्लम सोल्व की जाती है वो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जो आपने पढ़े हैं, इनका या तो आ सकता है क्वेश्चन कंपैरिजन में, जैसे इस साइड दे देगा ये इनके नेम और इस साइड दे देगा एक लाइन इनके बारे में, तो आपको क्रॉस मैच करनी पड़ेगी, बस ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है इंडक्टिव, डिडक्टिव और एनालॉजी में से, ठीक है, वहां से क्वेश्चन इसके बन सकता है। तो ये जो टाइप लिखाए गए ना, इतने ज्यादा टाइप, ये वन लाइनिंग में लिखा है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया इससे, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके रिगार्डिंग दे रखा था? इनका कंपैरिजन करने के रिगार्डिंग। अब जो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, अब ये बोलो कि सर, अगर ये बोल दे कि सर पता ही नहीं है, मैं तो पहली बार कर रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कुछ नहीं क्या नहीं। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा ना भाई, अगर आर्ग्यूमेंट का कोई भी टॉपिक आ जाए, ऐसे डेफिनेशन पूछ ले, तो आप एनालॉजी पे टिक कर देना आंख बंद करके, 90% आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कितने परसेंट? 90%। सर इसकी पहचान क्या होगी? देखो, एक स्टेटमेंट दी मिलेगी क्वेश्चंस में, ऑप्शन मिलेंगे, ये एनालॉजिकल है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, हाइपोथेटिकल है, सर्कुलर है, ठीक है, या मैथमेटिकल है, साइकोलॉजिकल है, स्टेटिकल है। अब ये 8 एग्जाम्पल तो नहीं मिलेंगे, 4 ही मिलेंगे ऑप्शन, सॉरी। तो इसकी पहचान क्या है? अगर स्टेटमेंट के अंदर लिखा मिले क्या क्या, जस्ट एज वर्ड मिल जाए, आपको क्या मिल जाए? जस्ट एज, या लाइक वर्ड मिल जाए, या फिर एज मिल जाए, या फिर देन। एक होता है देन, ये होता तब, एक होता है देन, ये होता तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। ये चारों वर्ड जहां पर भी आपको मिल जाए तो आंख बंद करके एनालॉजी पे टिक कर देना, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। क्या क्या है? जस्ट एज, लाइक या एज, यानी कि एज, जस्ट लाइक, लाइक और देन। अगर कोई भी स्टेटमेंट के अंदर ये चारों ऑप्शन, चारों मिल जाए स्टेटमेंट में कहीं भी लिखा हुआ, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या होता है? आपका एनालॉजिकल का होता है। हो जाए, नहीं हो जाएगा? अब सर ये तो कंपैरिजन, जैसे तुलना करते थे ना हिंदी में भी, आप शायद कोई जब वो करते थे समास वगैरह, तुलना किया गया है तो उसके रिगार्डिंग, तो ये आपको वहां से याद करने हैं। तो ये था आपका पहला टॉपिक आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अलग टॉपिक है रीजनिंग के, और जैसे ही ये 6-7 क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं, उसके बाद ही आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे और साथ में सॉल्यूशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।